के आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील और शास्तियों पर है, जिसमें सेक्शन 18, 19, 20 है। और इसके बेयर एक्ट को जो राजपत्र में है उसको देखने से हमको क्या समझ में आता है कि सेक्शन 18 जो है हमको ये बता रहा है कि सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य क्या होंगे। सेक्शन 19 हमको बता रहा है अपील का जो प्रावधान है वो कैसा होगा, और 20 बता रहा है कि पेनल्टीज का प्रावधान कैसा होगा। सेक्शन 18 के जो शुरुआत है, सेक्शन 18 के शुरुआत में जो क्लॉज सब सेक्शन 18 का जो सब सेक्शन 1 है वह इस बात को बता रहा है कि इस अधिनियम के उपबंधों मतलब इस प्रावधानों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा। यहाँ पे कर्तव्य की बात की गई है, वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायत को प्राप्त करेगा और जांच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 18 और 19 को जैसे हम शिकायत और अपील के तौर पे देखते हैं, इसको हमको सूचना आयोगों के कर्तव्य के तौर पे देखना है। तो यहाँ पर हम सेक्शन 18 सूचना आयोग के कर्तव्य और शक्तियों के लिए है, इस बात को सबसे पहले समझ लें। ये मैं नहीं, ये एक्ट बोल रहा है। अब इसका जो क्लॉज ए है जो निम्नलिखित में बताया है कि कैसे शिकायतें प्राप्त करने का कर्तव्य दिया गया है सूचना आयोगों को और वो किस तरीके से उसकी जांच करेगा, ये उसकी प्रक्रिया जो आगे बताई हुई है सेक्शन 18(1) के अंदर में, वो क्या बताई हुई है। पहला, कि वह ऐसे किसी लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से, है ना, who has been unable to submit a request, इसको हिंदी में थोड़ा सा लेंदी किया हुआ है इसलिए हमको अंग्रेजी इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हिंदी में जलेबी बना दिया है। तो अंग्रेजी के हिसाब से इसने लिखा है who has been unable to submit a request, मतलब कोई भी जो है अपने अनुरोध को, रिक्वेस्ट अनुरोध को सबमिट करने से वंचित रह रहा है, अनेबल हो जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में उसके लिए कंडीशन क्या बताया है, ए सीपीआईओ और एसपीआईओ as case may be either by reason that no such officer has been appointed under this act, मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर केंद्रीय सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारी के ऐसा कोई कारण होता है कि मतलब उन्होंने इनको अपॉइंट ही नहीं किया गया है, जिसका ऐसा कोई कारण है जिसमें इनको अपॉइंट ही नहीं किया गया है, जिस कारण से वो सूचना देने से वंचित रह रहा है। दूसरा पोजीशन क्या बता रहा है वो, कि केंद्रीय जो सूचना अधिकारी है, इसमें अब सहायक सूचना अधिकारी की बात आ रही है, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय राज्य लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन, है ना, या तो आवेदन लेने से मना कर दिया है, या 19(1) की अपील लेने से मना कर दिया है, या द्वितीय अपील लेने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, तो उस कंडीशंस की जो शिकायत होंगी वो शिकायत यहाँ पर सूचना आयोग सीधे ग्रहण करेगा और उसकी जांच करेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अब सीधी सी बात है, मतलब कोई आपसे जो है आवेदन ही आप नहीं दे पा रहे हैं, किसी विभाग में कोई आवेदन ले ही नहीं रहा है, आपके एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए पीआईओ या जो है वो अपॉइंट ही नहीं है, उनको निर्धारित ही नहीं किया गया, जैसा कि सेक्शन 5(1), 5(2) में जो धारणा है उसको पूरा ही नहीं किया गया है। तो ये शिकायत जो है आपका ग्रहण करने योग्य है, इस बात को यहाँ पे उल्लेखित किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात आप लोग समझ लीजिए कि सेक्शन 19 जो है वो पूरा इर्द गिर्द घूमेगा सेक्शन 8 और 9 की। अगर कोई चीज सेक्शन 8 में या 9 में मना की गई है, या सेक्शन 7 की जो प्रोसीजर है उसके टाइमलाइन में समय पे आपको सूचना नहीं मिली है, या उसके 7(3) में किसी फीस के इश्यूज पर आप किसी डिसीजन पर, आए हुए डिसीजन पर आप व्यथित हैं, तो ही आप सेक्शन 19(1) पर अपील में जा रहे हैं। लेकिन जो भी इशू सेक्शन 8 और 9 को छोड़कर आपके पास पैदा हो रहे हैं, जो भी इश्यूज सेक्शन 8 और 9 के रीजंस को छोड़कर आपके पास पैदा हो रहे हैं, वो सारे इश्यूज जो हैं वो अपील के इश्यूज नहीं है, वो कंप्लेन के इश्यूज हैं, और इस कंप्लेन को रिसॉल्व करना सूचना आयोगों की कर्तव्य है, ड्यूटी है
है ना, क्योंकि यही वर्ड इस्तेमाल किया गया है सेक्शन 18(1) में, ये ड्यूटी बताई गई। अब सेक्शन 5(1) और 5(2) की जो जिम्मेदारी है, काम है, अगर किसी प्राधिकरण ने नहीं किया है तो वो शिकायत का कारण होगा, और उस शिकायत के कारण के लिए जो जिम्मेदार लोक प्राधिकारी है ना, उसके विरुद्ध आप अपनी यहाँ पे शिकायत दर्ज करा पाएंगे। इस बात का उल्लेख है। ठीक है, अब आते हैं अपन क्लॉज बी में। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? जिससे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया है। Who has been refused access to any information requested under this act। जो इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना तक पहुंच के निवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया गया है। यहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिफ्यूज्ड एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन, मतलब उस इंफॉर्मेशन के पहुंच, उस अनुरोध के आपके जो अनुरोध है वो एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन के पहुंच के लिए ही रिफ्यूज, इनकार कर दिया गया है। मतलब साफ तौर पे यहाँ पे इनकार करने की बात आ रही है कि आपको सूचना देने से ही मतलब सीधा इनकार कर दिया जा रहा है कि आपको वहां पहुंच के लिए ही आपको सुविधा पूरी रोक दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति जनरेट करती है क्लॉज बी को। क्लॉज सी क्या बोलता है? जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है। जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है। इंग्लिश में क्या लिखा है? हु हैज नॉट बीन गिवन अ रिस्पॉन्स। ठीक है, यहां पर वर्ड है रिस्पॉन्स, है ना। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? सोचिए, हर वर्ड को आपको समझना है। हु हैज नॉट बीन गिवन टू रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट, कोई जवाब नहीं दिया गया है या किसी भी तरीके से आपको प्रति उत्तर नहीं दिया गया, किसी भी तरीके से आपको मदद नहीं की गई है। रिक्वेस्ट टू इंफॉर्मेशन टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विथ इन द टाइम लिमिट अंडर स्पेसिफिकेशन अंडर दिस एक्ट। अब आप लोग जब सेक्शन 7(1) पढ़ते हैं तो वहां पे दो टाइमलाइन आते हैं। एक टाइमलाइन आता है 30 दिन का, एक टाइमलाइन आता है 48 घंटों का, जिसमें 30 दिन के लिए एक प्रक्रिया पूरी की पूरी स्पष्ट की गई है सेक्शन 7 में। लेकिन सेक्शन 7(1) में जो 48 आवर्स की बात है, वहां पर सिर्फ एक ही बात बोला गया है कि सूचना देगा, सूचना देने की बात की गई है लाइफ एंड लिबर्टी के मामले में। तो क्या लाइफ एंड लिबर्टी के मामले में हमको अपील करना चाहिए? एक्ट के प्रावधान के अनुसार तो बिल्कुल नहीं, वो एक शिकायत का सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से आगे अपन बढ़ते हैं क्लॉज डी पर। देखिए, मैं इसको और ब्रीफ करूंगा, लेकिन मैं पहले एक बार इसको रीड करते हुए मैं आपको कर दूं, फिर मैं अपनी टिप्पणी अलग से आपको दे दूंगा। जिसमें जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है जो वह अनुचित समझता है। Who has been required to any pay amount of fee which he or she considered unreasonable। देखिए, ये इसलिए शिकायत का सब्जेक्ट है क्योंकि ये सेक्शन 8 और 9 में किसी निर्णय पर बिना पहुंचे आपसे कोई ऐसी फीस मांग लिया जा रहा है जो इस एक्ट के प्रोविजंस में ही नहीं है। अब आपसे 10,000 मांग लिया, 50,000 मांग लिया, 20,000 मांग लिया कि आप पहले जमा कर दें, उसके बाद आपको सूचना दी जा रही है 1,000 रुपए की, 1,500 रुपए की, तो बाकी फीस एक्स्ट्रा क्यों ली गई? या आपसे किसी 2 रुपए की पेज क्या 5 रुपए की के हिसाब से गणना करके ली जा रही है, या कोई ऐसी मनमाने कोई फीस की मांग की जा रही है कि इस काम को करने के लिए इतने खर्च आएंगे, ये आपको उपलब्ध कराया जाए। मतलब जो इस एक्ट के अगेंस्ट कोई भी ऐसी बात आ रही है और अपेक्षा की जा रही है जो अनुचित है, तो उसके लिए आप जो है सेक्शन 18(1) डी के अंदर आप शिकायत कर सकते हैं।
और उसको जांच करना है, ये ड्यूटी होगी आयोग की। इसके बाद क्लॉज ई क्या बोल रहा है? जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है। इसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इनकम्प्लीट, अपूर्ण, मिसलीडिंग, भ्रम में डालने वाली, फॉल्स, मिथ्या सूचना दी गई है इस एक्ट के अधीन। और इसमें क्या बोला है? हु बिलीव्स, मतलब वह विश्वास करता है, जो यह विश्वास करता है। कौन? वह व्यक्ति जो शिकायत करने वाला है, वह अगर ये विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम डालने वाली और मिथ्या सूचना दी गई है। अपूर्ण का मतलब, भ्रम का मतलब, मिथ्या का मतलब आप लोगों को समझना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके मन में आया और आपको लग रहा है और आपने उस पर शिकायत कर दी। यह युक्ति संगत नहीं होगा, क्योंकि ये मैटर एक प्रोसीजर के तहत रन कर रहा है और उस प्रोसीजर में अभी आपके ऊपर इस मामलों में भार आएगा कि सबसे पहले तो आपको यह विश्वास जो आप रख रहे हैं उसके पीछे आपका कोई आधार होना चाहिए, कोई ग्राउंड्स होना चाहिए। सिर्फ ये मात्र बोल देने से कि ये अधूरे हैं, अपूर्ण हैं या झूठे हैं या भ्रम में डालने वाले हैं से काम नहीं बनेगा। इसको मैं 18.2 में एक्सप्लेन करूंगा। जब हम 18.2 में जाएंगे मैं इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी मैं सिर्फ जल्दी से कवर करने के लिए 18.1 की बातों को, आपको क्या लिखा है, क्या कर्तव्य है, उसको मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग उस चीज को समझे कि हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 18.1 एफ क्या बोल रहा है यहां पर, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन रिस्पेक्ट, देखिए कई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं बोला इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर। देखो अभी तक जितने भी मैटर हैं ऐसे कोई अदर मैटर की बात हो रही है, सबसे पहली बात अदर मैटर की बात हो रही है और उसमें क्या बोल रहा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक तो जो सबसे पहली बात जो क्लॉज ए से ई तक में गए हैं, एक तो वो मैटर हो गए, ठीक है। दूसरा जो अपील में जो नहीं आ रहे हैं, है ना, उसको छोड़ के कोई ऐसे अदर मैटर हो गए, है ना, रिलेटिंग टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। देखिए अब यहां पर बात कह रहा है, एक्सेस टू रिकॉर्ड की बात कह रहा है अंडर दिस एक्ट, है ना। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है? एक्सेस टू रिकॉर्ड अंडर दिस एक्ट। अनुरोध करने वाले अथवा प्राप्त करने वाले, ये दो लोग मतलब स्थिति तो है अनुरोध और प्राप्त करने की, लेकिन क्या हो रही है बात? रिकॉर्ड्स तक पहुंच की हो रही है। रिकॉर्ड की परिभाषा कहाँ पे दी हुई है? 2i में, है ना। तो आपको कोई रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ऐसे कोई भी मामले, है ना, अन्य कोई मामले जो इस अधिनियम के अधीन है, उसकी सभी शिकायतें आप 18.1 में कर सकते हैं, जो ऊपर के ए से लेके ई तक के क्लॉज में नहीं आ पाई है, लेकिन पार्ट नहीं है अपील का। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग किसी चीज को एक प्रोविजन की तरफ पढ़ रहे हैं, प्रोविजन को समझना पड़ेगा आप लोगों को। और प्रोविजन क्या है? सबसे पहला किसी चीज की शुरुआत कहां से किया है इसने, इस एक्ट की? चैप्टर से। और चैप्टर में क्या बोल रहा है? चैप्टर 5, है ना। चैप्टर 5 सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील और शास्तियां। और ये जो 3 खंडों में इसने बांटा है और 3 सेक्शन में इसको बांटा है। तो पहला सेक्शन जो है, जिसको हम शिकायत बोलते हैं, इस एक्ट को बनाने वालों ने जब 2005 में इस एक्ट को बनाया था तब इसकी टाइटलिंग शिकायत के तौर पर नहीं की थी, और आज हम उसकी टाइटलिंग शिकायत के तौर पे करते हैं सेक्शन 18 की। सबसे बड़ी गलती हमारी, ठीक है। शिकायत उस आयोग के कर्तव्यों का हिस्सा है, लेकिन सेक्शन 18 जो है वह यह बताती है कि सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य सेक्शन 18 है, ना कि शिकायत है वो सेक्शन 18। ठीक है,
तो सबसे पहली बात आप इस बात को अच्छे से समझ। दूसरा जो सेक्शन 19 है वो अपील की प्रक्रिया है, और सेक्शन 20 जो है वो पेनल्टी शास्तियों की प्रक्रिया है। तो जब हम 18, अब इसमें 18 का जो प्रावधान था उसको उसने अलग अलग उपधाराओं में बांटा। हमने अब चैप्टर को समझा कि चैप्टर किस लिए बना है वो। अब हम समझ रहे हैं कि उसके प्रावधान, जो उसके 3 प्रावधान है, सेक्शन 18, 19, 20। अब वो जो 18 का जो प्रावधान है, सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य बताने वाला, उसके अंदर में है सब सेक्शन, है ना। तो जो सब सेक्शन 1 था वो यह बता रहा था कि सूचना आयोगों की ड्यूटी है, मतलब अभी वो कृत्य की बात कर रहा था, शक्तियों की बात नहीं कर रहा था। और उसके अंदर में उसने अपने कृत्य को क्या बताया है कि वह किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और हर शिकायत की जांच करे। ये उसने 18(1) के अंदर में बताया। और फिर उसके अंदर के क्लॉजेस के अंदर में बताया कि वो शिकायतें किस तरीके की होंगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी उन शिकायतों की। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया। अब जो 18(2) है वो ये बता रहा है कि भाई आपने तो शिकायत कर दी, आपने तो जांच की मांग कर दी, आपने उसके लिए जो रेफरेंस लिया वो 18(1) के अंदर में लिया, लेकिन खाली आपके यह मान लेने से कि वह शिकायत जो है वो उस प्रोविजन में आ रहा है और उस पर जांच होना चाहिए, ये आपकी भावना आएगी, क्योंकि ड्यूटी के अंदर में हमने अपने उन प्रावधानों के अंदर लिया। अब उसकी परीक्षा होने की जरूरत है, और वो परीक्षा करेगा आयोग, है ना। उस इसके लिए सेक्शन 18(2) बना है। 18(2) क्या बोल रहा है? जहां यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, है ना। मैं पहले 18(2) खोल दूं, मैं स्क्रीन में 18(2) आप लोगों के लिए शेयर नहीं किया था। हम्म 18(2) क्या बोल रहा है? जहां यथा स्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्ति युक्त आधार है, वहां वह उस संबंध में जांच कर सकेगा। ठीक है, मतलब 18(1) में आपका कोई सब्जेक्ट आ रहा है, कोई मैटर आ रहा है, कोई मैटर बन रहा है, तो वह सिर्फ उससे सीधा आपका जो है कंप्लेंट जो है एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा, सीधा जो है आयोग की ड्यूटी में वो नहीं आ जाएगा। वहां पर आपको बताया गया है कि युक्ति युक्त आधार भी होना चाहिए, एक रीजनेबल ग्राउंड भी होना चाहिए आपके पास। सिर्फ आप बोल दे रहे हैं कि भाई मैं गया था वहां पे, वहां पर एपीआईओ अपॉइंट नहीं है, उसने मेरे सूचना को लेने से मना कर दिया, अनुरोध को लेने से मना कर दिया, उसने मुझे इनकार कर दिया सूचना के पहुंच तक, उसने बोला कि भाई जो फीस है आपको इतनी देनी पड़ेगी, आपको अपूर्ण, मिथ्या या भ्रामक सूचना लग रही है, या कोई ऐसा मामला है जो इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन ही है और उसमें आप सूचना तक पहुंच नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे आपके पास ग्राउंड होना चाहिए। और वह ग्राउंड आप अपनी उस शिकायत के साथ में आप देंगे। मतलब आप जब शिकायत करेंगे तो शिकायत में आपको पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि जितने भी 18(1) के अंदर में क्लॉजेस हैं उसको आप मीट करें, मतलब वो सारी चीजें जो है उसमें फुलफिल होनी चाहिए, उनमें से किसी एक या दो या जितनी भी प्रावधान है उन प्रावधानों से वो मीट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपका इशू वहां पे शिकायत पे होगा। दूसरा आपका इशू होगा कि आपको वहां पे समाधान भी करना है, ऐसा ग्राउंड्स भी, फैक्ट्स भी आयोग के सामने रखना है अपनी शिकायत में, जो युक्ति युक्त आधार हो इस बात के लिए कि वो जांच कर सके, उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, अगर आपने वो आधार नहीं दिया है, या सिर्फ आपने जो शिकायत की है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो इस बात को औचित्यता स्थापित कर पाए कि वो 18(1) के अंतर्गत एकदम सही है, अनुकूल है, तो वह खारिज हो सकती है, उस पे हो सकता है आयोग एंटरटेन ना करे। इसलिए आपके पास युक्ति युक्त आधार होना चाहिए, और ये आधार का भार आपके ऊपर है, ये आयोग के ऊपर नहीं है। अब आधार कैसे हो सकते हैं कि भाई आपने मान लो कि कोई आवेदन, अनुरोध आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से पीआईओ के ऑफिस में भेजा, वहां से वो पोस्ट आपके पास वापस आ गया रिफ्यूज्ड लिख के, तो आपका एक आधार बन गया कि उसने
आपके आवेदन को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपने वो जब पोस्ट भेजा था उसमें आपने लिखा था टू पीआईओ, जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज है उसका नाम पता विवरण। तो आपने पहले ये चीज बता दिया था कि पीआईओ के लिए भेजा है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए भेजा है, तो सीधी सी बात है आपने सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग किया है। और अगर वहां से आपके पास रिफ्यूज होके आ रहा है वापस, तो इसका मतलब उसने आपकी सूचना की पहुंच तक को इनकार कर दिया है। तो ये आपका आधार होगा। तो आप उस आधार, मतलब आधार का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत टिप्पणी लिखनी है, आपको सिर्फ आपके पास आधार होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से जब आप बोल रहे हैं कि आपको ये विश्वास है कि कोई सूचना आपको अपूर्ण दी गई, कोई भ्रामक दी गई या कोई मिथ्या दी गई, तो आपके पास आधार होना चाहिए। अब आधार कैसे? अब आप मान लीजिए कि अपूर्ण, हम लोग अपूर्ण को क्या समझ लिए कि भाई आपने कोई सूचना मांगी और उसने जो है दो नस्तियां थी, दो फाइलें थी, उसमें की एक फाइल की जानकारी दे दी और एक की नहीं दी, तो ये अपूर्ण नहीं है। आपने जैसा मांगा है, जिस चीज के लिए आपने मांगा है, उसके अंदर में आपको लग रहा है कि कोई पार्ट उसने कुछ हटाते हुए, रोकते हुए, छुपाते हुए आपको सूचना दी है, तो दैट टाइम वो अपूर्ण हो गया। भ्रामक किस स्थिति में हो गया? जब आपको ये पता है कि जो सूचना है आज की स्थिति, मान लीजिए कि आपने बोला कि हमें जो है यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट के प्राधिकारियों का या प्रतिनिधियों का, ऑफिसर्स का विवरण उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है। उसने आपको 2 साल पहले का भेज दिया। 2 साल पहले उस डिपार्टमेंट के अंदर में जो ब्रांचेस थी, उसको संभालने वाले अधिकारी अलग अलग थे, है ना? उसकी डिटेल उसके पास ऑन रिकॉर्ड थी, उसने उसको भेज दिया, अभी की स्थिति की नहीं भेजा, तो यह भ्रामक हुई। क्यों भ्रामक हुई? अब वो तो ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास जो रिकॉर्ड में है मैं वही उपलब्ध कराऊंगा, मेरे पास तो रिकॉर्ड में, मेरे पास यहाँ तक जो रिटर्न में है मेरे पास ये है, तो ये भ्रामक बात है। ठीक है। इसको आप मिथ्या के साथ भी जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर ऑफिसर की जब अपॉइंटिंग होती है तो अंदर इंटरनली कुछ लेटर या पत्राचार होते हैं कि जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो कोई नोट सीट या अंदर में स्थापना का एक सेक्शन होता है, वहां के अंदर में ये सब प्रोसीजर्स होते ही होते हैं। तो इस तरीके से चीजों को आपको एक आधार भी होना चाहिए, आप किसी बात को जब आप बोलें तो। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेक्शन 18(3). 18(3) जो है वह, एक मिनट, मुझसे एक्चुअली स्क्रीन से आगे बढ़ गया। हम लोग क्या है सेक्शन 18 पढ़ रहे हैं। 18 में हम लोगों का जो इसका टाइटल मिला था वो टाइटल मिला था कृत्य और शक्तियों का, आयोग की। तो आयोग का कृत्य पहला उसने बताया कि वो शिकायत ले और उसकी जांच करे, जो 18(1) में क्लियर हो गया। 18(2) में ये क्लियर हो गया कि एक रीजनेबल ग्राउंड होगा तो उस शिकायत पर जांच शुरू होगी। ठीक है। अब वो जांच होगी कैसे और उसमें आयोग की शक्तियां क्या होंगी? अब जो उसका जो पूरा वर्ड था शक्तियां और कृत्य, अब वो शक्तियों का टाइटल आया है सब सेक्शन 3 में। ठीक है। तो देखिए आयोग के पास हर काम के लिए, जैसे अब हमारे पास कई बार बातें आ रही हैं कि आयोग की शक्तियां बताएं। ठीक है। तो अगर आयोग की शक्तियां कोई 18(3) भेज रहा है ना, तो वह गलत नहीं भेज रहा है। वो 18(3) में आयोग की जांच करने की शक्तियों के बारे में अगर वो उल्लेखित हो तो वो सही होगा। ठीक है। जब हम 19(8) की बात करते हैं तो वो विनिश्चय लेने की शक्तियों की बात हो रही है। ठीक है। अब जब हम कई लोग 25(1) पर भी पहुंच गए थे, तो 25(1) आयोग की शक्तियां नहीं है, वो उनके मॉनिटरिंग का पैटर्न होगा कि इस तरीके से वो मॉनिटरिंग करेगी, रिपोर्ट्स बनाएगी। तो हमको वहां समझना है कि अलग अलग जगह पे किस पे क्या शक्तियां हैं। कृत्य भी जो है उसी तरीके से कि भाई क्या क्या काम है। अब खाली काम जो 18(1) में लिखा है वही तो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम है। हमने कल जब सूचना आयोग के बारे में पढ़ा तब उसमें हमने इस चीज को देखा कि उसका काम एक अधीक्षक की भूमिका में भी है, एक डायरेक्टर की भूमिका में भी है और एक मैनेजमेंट करने वाले की भूमिका में भी है। उसका काम हमने जब एक्ट के
जो प्रारंभिक प्रस्तावना है, प्रस्तावना को जब हमने पढ़ा तब हमने क्या पाया कि भाई इस एक्ट को पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसको क्रियान्वित कराने के लिए, लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए जो भी काम होगा, वो सभी काम करने के लिए जो एजेंसी होगी या जो बॉडी होगी वो कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी होगी सूचना आयोग के तौर पे। यही चीज कल हमने अच्छे से समझा है। देखिए आप लोगों को इसीलिए मैंने पहले सूचना आयोग के बारे में कल बताया, ताकि आपके मन में सूचना आयोग के लिए कोई भी वो नहीं रह जाए। तो जितने भी लोक प्राधिकारी हैं, प्राधिकरण है, लोक प्राधिकरण, उनके कार्यकरण में जो पारदर्शिता, जिम्मेदारी के संवर्धन या उत्तरदायित्व के संवर्धन की जितनी भी बातें हो रही हैं, जितनी भी बातें सूचना तक पहुंच कराने के लिए हो रही हैं, वो पहले पैरा में ही स्पष्ट कर दिए आयोग ने प्रस्तावना के, कि इन सब को जो व्यवहारिक शासन की पद्धति स्थापित करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का अधिनियमन हो रहा है। ठीक है, तो वो पहले ही एकदम तय है, उनका जो कर्तव्य है हर जगह बदलता जा रहा है। तो अब 18(3) में जो बात कही गई है, मूल मुद्दे की जो बात कही गई है, जो समझने वाली बात है, वो यह है कि यहाँ पर बोल रहा है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय यही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है। तो इसने पहला वर्ड क्या बोला, जांच करते समय यही शक्तियां प्राप्त होंगी। किसमें? किसी मामले के जांच में, जांच करते समय यही शक्तियां प्राप्त होंगी। यही शक्तियां मतलब जो 18(3) के क्लॉजेस है। ठीक है, उसमें क्या बोला, जो निम्नलिखित मामलों में संबंध में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है उसके अधीन, मतलब यहां पर ये नहीं बोल रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के किसी सेक्शन के अधीन, वो क्या बोल रहा है, इन मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन। मतलब अगर कोई चीज 1908 में इसमें से निम्नलिखित में से कोई चीज बच भी जा रही है तो वो भी शामिल की जा सकती है, बशर्ते वो शामिल करने का एक तरीका होगा, उसको रूल्स के अंदर में लाया जा सकेगा, या वैसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी तो वो अनुपालन के लिए उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, मतलब किसी वाद का विचारण करते समय। पहले क्या बोला, जांच करते समय। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, किसी वाद का विचारण करते समय। ध्यान रखिएगा, शब्दों को अच्छे से समझना है। अब उसमें, अब उसको एक्सप्लेन किया है उसके क्लॉजेस के अंदर में। क्लॉज ए क्या बोल रहा है, क्लॉज ए बोल रहा है किन्हीं व्यक्तियों को समन करना। यहाँ पे क्या बात आ रही है, किन्हीं व्यक्तियों, है ना। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई व्यक्ति जो है आवेदन भी कर सकता है, व्यक्ति जो है सूचना भी पा सकता है, लेकिन सूचना का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है। तो उसमें और इसमें अंतर क्या है, जो सूचना का अधिकार है वो नागरिकों को है, और व्यक्ति आवेदन भी कर रहा है, सूचना भी पा सकता है, सब जगह व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया है। और व्यक्ति की परिभाषा क्या है, कि कोई सिटीजन भी व्यक्ति है, कोई संस्थान भी व्यक्ति है, कोई बॉडी भी व्यक्ति है, कोई हिंदू उसमें एचयूएफ है तो वो भी व्यक्ति है। ठीक है, तो व्यक्ति वो भी हो सकते हैं, लेकिन उन संस्थानों को जो चलाने वाले लोग हैं, अगर वो सिटीजन है ना, और उन सिटीजन द्वारा अपने संस्थान के जरिए से या किसी जरिए से उस चीजों पर आपके सामने सूचना मांगी गई है इस एक्ट के अंदर में, तो वो उसका राइट्स है। लेकिन कंपनी बोले कि मेरा राइट है सूचना पाने का, तो ऐसा नहीं हो सकता। कई बार तो ये विवाद तक आ गए हैं कि एडवोकेट जो है सूचना नहीं पा सकता। एडवोकेट क्या नागरिक नहीं है क्या? एडवोकेट नागरिक है। अब वो एडवोकेट, अगर ऐसा होता है कि वो एडवोकेट बोलता कि मैं इस एडवोकेट फॉर्म से उसने लगाया होता, उसने एक फॉर्म का इस्तेमाल किया होता, तो शायद उसके लिए मना करना उचित होता, क्योंकि वो उसका राइट नहीं है।
वहां पर पीआईओ अपनी मनमर्जी एक बार चला भी लेता तो कल को इस बात पर नहीं जा सकता था क्लेम करते हुए कि उसका राइट नहीं है, क्योंकि वो भले लेटर हेड पर लगाए, कोई संघ लगाए, कोई संस्थान लगाए, लेकिन जो नीचे जानकारी पाने वाला व्यक्ति होगा वो कोई नागरिक ही होना चाहिए। नागरिक होगा तो निश्चित तौर पे वो उसके अधिकार की श्रेणी को दर्शाएगा। ठीक है। और यहां पर बात की गई समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड कंप्लाई देम द गिव ओरल रिटन एविडेंस ऑन ओथ एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। कई बार हम बात कर चुके हैं कि समन, समन क्या है? समन एक तरीके की इत्तिला है जो किसी को दी जाती है ना, किसी को दी जाती है, और उसकी प्रकृति समन की ये नहीं होती कि किसी व्यक्ति को ही बुलाना है। यहाँ पे समन को स्पष्ट किया है कि किन्हीं व्यक्तियों को समन करेगा। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि व्यक्तियों को बुलाना है पहला, है ना, वो पहले बोल रहा है किसी व्यक्तियों को समन करना है ना। और समन करने का कारण क्या बताया है? उन्हें उपस्थित कराना। वो समन में बताएगा कि वो समन किस लिए है। अब पहला तो किसी व्यक्ति को समन करेगा, दूसरा वह बताएगा कि वो समन किस लिए है। तो समन में वो लिखेगा कि आप इस तारीख को उपस्थित रहें, उसको उपस्थित कराने के लिए होगा। तथा उसको हो सकता है कि शपथ या मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए समन करेगा। ठीक है। हो सकता है कि वो उसमें रीजन में बोले कि आप ये दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए वो करेगा। तो मतलब वो समन जो है उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। समन का मतलब ये नहीं है कि वो सीधा उसको प्रेजेंट ही होना है। समन का एक रीजन होगा, एक आधार होगा, एक जरूरत होगी, उस जरूरत के लिए समन होगा। समन बस किसी व्यक्ति को होगा। समन ये नहीं है कि वो किसी पब्लिक अथॉरिटी को जारी कर दिया, लिख दिया कि कृषि विभाग, नहीं लिख सकता। उसको वहां पे लिखना पड़ेगा। आपने जिसके अगेंस्ट वो किया है, अगर आपके पास नाम की जानकारी है तो वो नाम से जारी करेगा। नाम की जानकारी नहीं है तो वो पद नाम से करेगा, लेकिन करेगा उस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो उस पद नाम का व्यक्ति वहां पर मौजूद होगा, है ना। ये व्यक्ति जो है कोई भी हो सकता है ना, ये व्यक्ति की परिभाषा कोई भी हो सकती है। इस व्यक्ति में कोई नागरिक भी हो सकता है, कोई संस्थान में या किसी उसमें आने वाले अदर लोग भी हो सकते हैं। अब इसके बाद क्लॉज बी क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना। ठीक है। दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना। देखिए आप बहुत इसको समझिए, डिस्कवरी वर्ड इस्तेमाल हुआ है और इंस्पेक्शन वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर आयोग के पास जो है यह शक्तियां होंगी जांच करते समय या विचारण करते समय कि उन दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए और निरीक्षण के लिए अपेक्षा करे किसी से। ठीक है। एक चीज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि बाल आयोग है, महिला आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, किसी भी तरीके के अदर्स जितने भी आयोग आप जानते हैं, है ना, आप उन आयोग में भी आपको यही सेम 1908 की शक्तियों के साथ में आपको लगभग लगभग यही कंटेंट हर आयोग के एक्ट में मिलने वाला है। तो जब आप वहां पर किसी चीज को कंप्लेन करते हैं या किसी चीज को जांच करते हैं, तो उस समय तो ये नहीं बोलते हैं कि भाई ये चीज ये अपील का मैटर है, शिकायत का मैटर है, ऐसा कुछ नहीं। आपका एक शिकायत होता है, आपका कोई इशू होता है, और उन इश्यूज को लेकर एक आप साधारण सा एक शिकायत पत्र बनाते हैं, जिसमें आप शिकायत जो है पर्टिकुलर सूचना जो आयोग है या महिला आयोग है, बाल आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, उनके अध्यक्ष या रजिस्ट्रार के नाम से बनाते हैं, है ना। जनरली मैं तो हमेशा रिफर करूंगा जो उसका मुख्य होता है उसके नाम से ही बनेगा, उसके नाम से आप बनाते हैं। उसमें आप जो है अपने शिकायत का कारण, अपना विषय बताते हैं, और फिर आप जो है एक शॉर्ट में आप उसकी टाइटलिंग क्रिएट करते हुए उसकी जो रीजंस है वो बताते हैं कि भाई आपके साथ किस तरीके का, क्या आपके साथ ऐसा हुआ जिससे आपको टॉर्ट या परेशानी हुई या मुश्किल हुई, उसको लिखते हैं। और फिर आप, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको कुछ ज्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत है या कोई रिलीफ तुरंत इमीडिएट की नीड है, तो आप उस चीज को वहां पे लिखते हैं और बोलते हैं आप जांच करिए, या उस पे वो लिखकर उस शिकायत को दे देते हैं। आप पुलिस थाने में जाते हैं तो वहां पर आप, क्या होता है, एफआईआर कायम करने के लिए आप एक सूचना देते हैं। उस सूचना जरूरी नहीं है कि आप लिखित में दें,
आप ओरल में भी दे सकते हैं। आप पुलिस थाने आपको जाना पड़ेगा, आपको अपनी शिकायत की सूचना उनको देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? पुलिस ऑफिसर्स को, थाना प्रभारी को, है ना। जब तक आप थाना प्रभारी को शिकायत नहीं देंगे, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बना ही नहीं सकता 154 में। पहली तो आपको, सबसे पहले तो आपको सूचना देनी है। जो आपने प्रथम सूचना आपने जो दी है, उसके हिसाब से उसने प्रथम सूचना की रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, तो आप इस शिकायत को करने के जो प्रक्रिया है, इसको बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रोसीजर समझने की जरूरत है। आपको इन बातों का ध्यान होना चाहिए कि आपको क्या एक्ट में क्या प्रावधान उपलब्ध है, और उन प्रावधानों के अंदर में ही आपके शिकायत होने चाहिए, तब, ताकि आपको कल को दिक्कत ना हो, डिसीजंस बेटर आए। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपके पास वो नहीं है। आपको सिर्फ शिकायत है। क्या शिकायत है? कि आपके अनुरोध को लेने से इनकार कर दिया गया। आपके अनुरोध को लेने से इनकार करने का कारण ये है कि आपने जो आवेदन भेजा था, वो आवेदन का जो डाक से आपने भेजा, वहां से वो डाक जो है रिफ्यूज होके वापस आ गई। जिस कारण से क्या हुआ कि आप सूचना तक पहुंच के लिए वंचित हो गए। तो अब इसमें आपका शिकायत क्लियर हो गया। अब आप शिकायत के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको ये बताना जरूरी है कि भाई चूंकि मैं सूचना से वंचित हूं, मुझे ये सूचना आप अपने माध्यम से उपलब्ध करवाए, या मेरे प्रक्रिया को आप रन करें, वहां पे ये जो है कार्यालय बंद पाया जा रहा है। ठीक है, या इसने, अब आपने बोला कि मुझे विश्वास है कि ये सूचना अपूर्ण है, तो आपके पास आधार होगा कि भाई मुझे ये विश्वास है कि मैंने इस मामले में पहले ये किया था, इस पर इस विभाग ने ऐसा कोई पत्र जारी किया है, इस कारण से वह पत्र इसमें मौजूद होना चाहिए था, लेकिन मौजूद नहीं है, मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि उसने मुझे सूचना अपूर्ण दी है। ठीक है, या आप उसमें बताएंगे कि भाई जो पृष्ठांकित है, इस पृष्ठांकित के अंदर में ऊपर में लिखा हुआ है कि इसमें पेज क्रमांक पृष्ठांकन का 18 है और उसके बाद 22 आ गया है, तो 19, 20, 21 कहाँ गया? तो वो आपका एक आधार हो गया, तो वो शिकायत का रीजन भी बन गया, आधार भी बन गया। तो भाई जो ऊपर में पृष्ठांकित है, जो 18 से लेके 22, उसके बीच के जो ये डॉक्यूमेंट है, ये अपूर्ण है। ठीक है, आपने जब भ्रामक की बात की तो आपने बता दिया कि भाई आपके पास ये जो आपने इसने इंफॉर्मेशन की है, इसकी तारीख से ही पता चलता है कि ये आदेश उस तारीख का है, जबकि वास्तविकता में वो इस समय में भी वही लोग कार्य कर रहे हैं। इस पर मुझे विश्वास नहीं है, या मुझे शंका है। आपने उत्प्रेरित कर दिया, आपने वहां पे आधार भी दे दिया कि भाई, आधार क्या दे दिया आपने कि 2 साल पुराना है, वर्तमान स्थिति पर वो कर रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है, अगर कोई सूचना मिथ्या दी, उसने बोला कि मेरे पास सूचना धारित नहीं है, तो आपने बोला कि भाई मिथ्या कह रहा है, उस मिथ्या को कहने के लिए आपने आधार दे दिया। अब इन सब चीजों का जो है वो परीक्षा कर रहा है, परीक्षा जो कर रहा है उसके प्रकटन के जरिए से कर सकता है। उसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। क्लॉज सी, क्लॉज सी में बोल रहा है शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना। अब जो भी वो साक्ष्य दे रहा है, कोई भी साक्ष्य दे रहा है, तो विचारण करते समय सूचना आयोग के पास ये पावर है कि वो बोल सकता है कि भाई आप शपथ पत्र पर दीजिए। ठीक है, शपथ पत्र किस आधार पर है, वो आयोग की अपेक्षा है कि वो शपथ पत्र नोटराइज चाह रहा है कि साधारण सत्यापन चाह रहा है, कि किस प्रक्रिया में चाह रहा है। तो किसी उस प्रक्रिया के अंदर में वो साक्ष्य को उस शपथ पत्र के साथ लेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि वो साक्ष्य में बोला कि भाई ये सूचना ऐसी हमारे पास थी और उस चीज पर आपको विश्वास ना हो, तो आप भी चाहोगे कि भाई वो शपथ पत्र के साथ हो, क्योंकि कानूनी रूप से लायबल तभी होगा कि वो जब वो शपथ पत्र में आएगी। अगर कोई झूठ उसने शपथ पत्र में बोला है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करना आसान हो जाता है, जहां पर आयोग को शक्ति मिलती है, बल मिलती है। इसलिए अगर आयोग अगर बिना शपथ पत्र के कोई साक्ष्य को ग्रहण कर रहा है और उसके मिथ्या या गलत होने की संभावना है, तो उस पर बहुत ज्यादा जो पावर क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा उसका शपथ पत्र में लेना। फिर डी, डी में क्या बोल रहा है? क्लॉज डी में किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना। मतलब यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि किसी कोर्ट या ऑफिस कहीं पर भी, मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अभिलेख रखे हैं, वह उसकी प्रतियां मंगा सकता है अगर उसको विचारण में या जांच में आवश्यक लग रहा है। ई, क्लॉज ई,
क्लॉज ई क्या बोल रहा है? साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना। अब इस बार जो समन जारी हो रहा है, देखिए जो क्लॉज ए में आपने समन जारी किया था वो प्राथमिक समन था। उस प्राथमिक समन में सिर्फ उपस्थिति के लिए या कोई जानकारी के साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए या कोई दस्तावेजों को पेश करने के लिए भी, या उसको ऐसा कुछ करवाने के लिए, विवश करने के लिए था। लेकिन इस बार जो समन जारी हो रहा है वह समन जारी हो रहा है उसकी परीक्षा के लिए, उस दस्तावेजों की परीक्षा या साक्ष्यों जो गवाह है उनके परीक्षा के लिए, विटनेस के लिए। तो विटनेस कौन हो सकते हैं? मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि विटनेस सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी है, इसमें कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है ना? तो किसी तीसरे आदमी को, मतलब मान लीजिए कि आपके साथ कोई बदसलूकी की गई, वहां पर आपको 2 घंटे बैठाया गया, आपको सूचना नहीं दी गई, आपको धमकी दी जा रही है, ऐसे भी मामले आप शिकायत के अंदर में 18(1)(f) में लेकर जा सकते हैं आयोग के पास। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से हरास किया जा रहा है, या वो जो है नगद स्वीकार करके आपके अनुरोध को नहीं ले रहा है, वो बोलता है कि नहीं आप तो मेरे को पोस्टल ऑर्डर ही लाके दीजिए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको सूचना के लिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो कि बार बार आपको बोल रहा है कि मैं डाक से भेज दिया हूँ, लेकिन आपको डाक वो मिलती नहीं है। तो कोई भी रीजंस हो सकता है, और ऐसी चीजों के लिए वो परीक्षा करने के लिए समन जारी होते हैं। अब इसके बाद जो है आखिरी क्लॉज है इसमें एफ, जिसमें बोल रहा है कि अन्य कोई विषय जो विहित किए जाएं। विहित का मतलब है जो भी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा या समुचित सरकार द्वारा समय समय पे कोई नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों के तहत कोई ऐसे और विषय पैदा होंगे भविष्य में या किए गए हैं, तो वो सभी बातें एफ के अंदर में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने पहला 18 का जब हमने पढ़ा, तो 18 में जब अपील कृत्य और शक्तियों को पढ़ रहे हैं, तो 18(1) में हमने क्या, पहला 18(1) था प्रावधान उसके कर्तव्यों के लिए, 18(2) था उन जो शिकायत हम कर रहे हैं, जांच होनी है, उसके रीजनेबल ग्राउंड देने के लिए, और तीसरा जो था उपधारा 3 18 की, वो था जांच करने के समय या वाद का विचारण करते समय जो आयोगों की शक्तियां होंगी, उसके जो प्रोसीजर्स होंगे, उसको बताने के लिए। अब उसके बाद एक चौथा और सब सेक्शन दिया हुआ है 18 के अंदर में, और वह इसकी वास्तविकता में शक्तियों के महत्व को बता रहा है। वो क्या बोल रहा है? यथा स्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, मतलब यहाँ पर इसने एक बहुत बड़ा वो ले लिया। संसद अगर केंद्रीय सूचना आयोग का मामला है, राज्य विधानमंडल अगर राज्य सूचना आयोग का मामला है, तो वो इस किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत, मतलब कोई भी एक्ट अगर इन लोग बने हुए हैं और उसमें कोई बात इस एक्ट के लिए प्रोविजन को रोक रही है, जैसे कोई बोल दे कि भाई हमारे यहाँ तो नकल अधिनियम है, हमारे यहाँ तो साक्ष्य अधिनियम है, इसके अंतर्गत ही सूचना मिलेगी, अनदर नहीं मिलेगी। देखिए ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है, और इसका पहले से हमारे नीति निर्माताओं ने ध्यान रखा हुआ है। और इसमें क्या बोला हुआ है कि किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी यथा स्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, मतलब जब जांच होती रहेगी उस दौरान ऐसी किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा। हालांकि देखिए ये बात इसने 18(3) के क्लॉजेस में भी आई हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन किया है कि परीक्षा कर सकेगा जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। ठीक है, और उसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, और उसके द्वारा किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा। मतलब अगर आयोग चाह रहा है कि वो सूचना उसके पास, अभिलेख उसके पास आए और उसकी वो परीक्षा करना चाह रहा है, तो किसी भी तरीके का कोई भी आधार होगा, कोई भी रीजन होगा, कोई भी कारण होगा, वो सूचना आयोग को देने से मना कर ही नहीं सकता है। यही कारण है कि जब ये एक्ट बना उस समय से ही सेक्शन 18 को पहली बात जो कर्तव्य थे सूचना आयोग के, उसको कर्तव्य ना दिखाकर एक शिकायत का एक प्रावधान बना दिया गया। जैसे अपील एक प्रावधानित प्रक्रिया है, उसको भी 18 को भी एक शिकायत की प्रावधानित प्रक्रिया के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया। ये हम लोगों को एक भ्रम की स्थिति में डाला गया है। दूसरा कि
यहाँ पर जो शक्तियां और पावर आयोग की हैं, वो आयोग की शक्तियों को, पावर को कम करने के लिए, उसके कर्तव्यों से उसको दिशाहीन करने के लिए, है ना, हमेशा शुरू से ही सेक्शन 18 की बातों को लोप किया गया है और हमेशा हमको 19 की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। ये शुरू से ये षड्यंत्र हमारे साथ रचा जा रहा है, क्योंकि जब ये कानून बना था उसी समय विरोध कर रहे थे। आपके साथ मैं चर्चा में ला चुका हूं कि कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि विरोध हो। मैंने मनमोहन सिंह साहब के बयान को भी आप लोगों को बताया। इस एक्ट के जो प्रस्तावना है उसके पैरा 5-6 में जो लिखी हुई बात है कि 5-6 में क्या लिखा हुआ था, आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि लोकतंत्र आदर्श की प्रभुता को बनाए रखने के लिए विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है ना। तो मतलब पहले से इसका विरोध हो रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो पहले जो इसकी कमेटी बनी थी एनएसी, एनएसी ने ये लिखा था कि 5,000 का जुर्माना और जेल की सजा हो, है ना, 5 साल तक की जेल की सजा का उसने अपना ड्राफ्ट में ये रखा था। उसको चेंज करके सिर्फ 25,000 तक की जुर्माने का रखा गया और इतिहास में पहली बार और आज भी पहली बार अभी तक इससे बड़ा जुर्माने का कोई प्रावधान इस तरीके के किसी एक्ट में हम लोगों को मुहैया नहीं कराया गया है। तो इस पर मैं कुछ बोलना चाहूँ। ठीक है, बोलिए, शॉर्ट में बोलिएगा प्लीज। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के पहले सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 1997 लागू थी और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसको तैयार किया जा रहा था। और जो आप बताएं कि 5,000 और जेल वाला, ये सब सही था, लेकिन वो उसमें भी इसको नहीं था जब जो आप बोल रहे हैं ना, जो स्वतंत्रता का विधेयक, उसमें में भी नहीं था, वह शामिल नहीं थी। ये नहीं था। कमेटी की ड्राफ्टिंग का पार्ट था। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के ड्राफ्टिंग का पार्ट था। हम्म, और उसको इसलिए और उसको तब काटा गया जब 2000 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को जब लागू नहीं किया जा रहा था, जो नियमावली उधर से बना के रेडी किया हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको लागू नहीं की जा रही थी, तो एक पीआईएल दायर हुआ था। और उस पीआईएल दायर होने के बाद सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों में कुछ छाट काट कर जो छाटा जा सकता था, लेकिन फिर भी आवेदक के मौलिक अधिकारों को नहीं काटा गया था। और 12 अक्टूबर 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को प्रभावी रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। धारा 370-35 से हटने के बाद अब ये जम्मू कश्मीर भी लागू। कॉमन सी बात है, एकदम कॉमन सी बात है। लेकिन जो इसमें मुद्दे की बात है, जैसे मैंने एक बहुत बड़ी बात आप लोगों से एक जो चर्चा में आज ली कि सेक्शन 18 जो है वो शिकायत की टाइटल नहीं है ना। और आज हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, सेक्शन 18 मतलब शिकायत का टाइटल और 19 मतलब अपील का टाइटल। ठीक है, क्या इस एक्ट में ऐसा कोई वर्डिक्ट है जो ये बोल रहा है कि 18 मतलब शिकायत का टाइटल होगा? वो तो ये बता रहा है कि सूचना आयोगों का कर्तव्य होगा कि वो ऐसे शिकायतों को ग्रहण करे और उस पर जांच करे। उसकी प्रक्रिया की बात की जा रही है। जिस तरीके से किसी भी मानव अधिकार, बाल आयोग, महिला आयोग में कोई भी शिकायत ली जाती है और लगभग लगभग 18(3) में जो बात लिखी हुई है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता में 1908 के जो न्यायालय की शक्तियां निहित वाली बात कही गई है, वो लगभग लगभग आपको सभी में ये चीज मिलेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 19 पर, जल्दी से कवर हो जाएगा सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 एकदम सीधा सा कहानी है, आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की अब इसमें कोई जरूरत नहीं है। मैं एकदम सीधा से शॉर्ट में एकदम बात बोलता हूँ कि सेक्शन 19(1) जो हम प्रथम अपील, क्योंकि हम लोग इसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं इसलिए इसके आदतन हो चुके हैं, इसलिए बहुत एक्सप्लेन करने की मेरे को इसमें नीड नहीं पड़ेगी। मैं सीधी सी बात एक ही बस बोलूंगा, सेक्शन 19(1) में जो अपील कर रहे हैं हम, जिसको हम नाम दे दिए हैं प्रथम अपील का, ठीक है, जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष हम कर रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ जब हमको कोई जन सूचना अधिकारी ने कोई विनिश्चय दिया है और वह विनिश्चय में ये रीजन दे रहा है कि सेक्शन 8 में या 9 में दिए हुए किसी उपबंध के अंतर्गत वो सूचना हमको नहीं मिलनी चाहिए, तभी हम सेक्शन 19(1) का प्रयोग करेंगे। एकदम शॉर्ट में और स्पष्ट तौर पे आपको कंक्लूजन दे रहा हूं। और मेरे ख्याल से
शामिल मेरे किसी भी साथी भाई को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि शिकायतों का उपयोग हम कम करते हैं, उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन अपील के मामले में हम लोग जो हैं काफी कंठस्थ हो चुके हैं, और मैं अपने साथियों को इस कंठस्थता के आधार पर ये बात बोलना चाहता हूं कि सिर्फ उनको एक ही बात ध्यान रखनी है कि सेक्शन 7(1) में अगर कोई विनिश्चय मिला है, कोई विनिश्चय मिला है, और उस विनिश्चय में विनिश्चय किसका? जन सूचना अधिकारी का, और जन सूचना अधिकारी ने किसी सूचना को देने से मना किया है धारा 8 और 9 का आधार लेकर, तो ही आप अपील करेंगे। इस बात को एकदम मान ले, और इसी बात को ध्यान पे रख के आप अपील करें, तभी मतलब होगा। अगर मान लीजिए कि उसने ये बोला है कि जो आपने सूचना चाहिए है वो धारा 2F के अंतर्गत नहीं आती है, तो पहली बात तो 2F परिभाषा है, वो कोई प्रावधान नहीं है, और इस तरीके से जो उसने जानकारी हमको दी है वो क्या हो जा रही है? भ्रामक और मिथ्या हो जा रही है। तो वो कहाँ पे चले गई? शिकायत के मैटर पे। ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि आपने जो सूचना में जो जानकारी चाहिए है बहुत व्यापक स्तर की है, तो क्या व्यापक स्तर का होना सेक्शन 8 और 9 में उपबंधित है? नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा? शिकायत होगा। अब उसने बोला कि जो आपने सूचना चाहिए है वो किसी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, वो व्यक्तिगत जानकारी जो है किसी प्राइवेसी को दखल देने के उससे संबंधित नजर आता है पीआईओ को, और वो 8(1) में नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे मामलों पे आपको सीधी सी बात है 19(1) के तहत अपील करनी है। ठीक है। अब उन मामलों में अपील क्यों करना है और उन मामलों में शिकायत क्यों करना है, इस बात की धारणा को थोड़ा सा जो है कान खोल के, थोड़ा सा दिमाग को खोलते हुए, खुले दिमाग से, बिना कोई पूर्व धारणा को बनाए, एकदम ब्लैंक करते हुए आप लोग समझे कि अभी आपके पास किसी पीआईओ ने यह निर्णय दिया कि भाई आपको इस रीजन से, इस ग्राउंड के कारण से आपको ये सूचना नहीं मिल सकती है, नहीं दी जाएगी, है ना, या आप उसको प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ठीक है। आपको उसने अपना रिस्पॉन्स कर दिया, उसने अपने कर्तव्य और ड्यूटी को निभा दिया। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है वो, अगर बात आपको लग रहा है कि सही है तो चुपचाप सोना है, बैठना है, अपना दूसरा काम करना है। और अगर आपको लग रहा है कि उसने जो ग्राउंड या रीजंस लिया है वो गलत है, तो आप क्या करोगे? उसका विरोध करोगे। उस व्यक्ति जो निर्णय आपको मिला है उसका विरोध करोगे, कटाक्ष करोगे, और उसको गलत ठहराओगे। वो गलत कैसे ठहराओगे? आपको क्या राइट मिला है 19(1) में? आप पहले प्रथम अपील करोगे। प्रथम अपील करते समय आप क्या लिख रहे हो कि भाई आपने ये आवेदन किया, आवेदन पर आपको ये विनिश्चय मिला, तो आप चाहे तो उसको दस्तावेज सूची के अंदर में सीधा लिख दिया और ये बोल दिए कि भाई ये मेरा किया हुआ आवेदन की तारीख ये फलाना फलाना ये है, जन सूचना अधिकारी के द्वारा मिला हुआ जवाब फलाना फलाना ये है। आप चाहें तो इस तरीके से भी उसको इंडिकेट करते हुए लिख सकते हैं, चाहे तो आप उसको इंडिकेट करते हुए लिख सकते हैं कि भाई आपने ये जानकारी चाहिए थी, फिर दूसरे पॉइंट पे आपने लिख दिया जन सूचना अधिकारी के द्वारा ये कहते हुए जवाब को देने से इंकार कर दिया गया, सूचना तक पहुंच को इंकार कर दिया गया या अस्वीकृत कर दिया गया, आप उसको ग्राउंड दे दोगे। फिर तीसरे में आपको ये बताना है कि अपील का जो आधार है वो क्या है। ठीक है। कारण बताना है, अपील का कारण या आधार आपको बताना है। तो जो अपील का कारण या आधार होगा वह यह होगा कि आप वहां पर बोलोगे कि भाई ये जो आपने सूचना से जिसको 8(1) पर्सनल इंफॉर्मेशन बताया गया है, पर्सनल इंफॉर्मेशन तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन को रोका तभी जाएगा जब वो कोई अनवारंटेड इन्वेंशन होगा, है ना, जिसका लोक क्रियाकलाप से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। तो जो सूचना मेरे द्वारा चाही गई है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन तो हो सकती है, लेकिन उसका लोक क्रियाकलाप से सीधा संबंध होने के कारण से उस सूचना को देने से मुझे नहीं रोका जा सकता, जो 8(1) में स्पष्ट है। दूसरा आधार आपका ये होगा कि भाई आप लिख दोगे कि भाई जो आपने सूचना चाही है वह पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित है और इसमें जिस किसी का भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट की हानि नहीं होती है। ठीक है।
तीसरा, अगर यह पर्सनल इंफॉर्मेशन था और इसको कॉन्फिडेंशियल माना गया था, तो जन सूचना अधिकारी के द्वारा ऐसी किसी कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लेख इस मामले में नहीं किया गया है। ना ही अगर कॉन्फिडेंशियल इसे माना गया था तो इसमें पर व्यक्ति से कोई अनुमति लेने या नहीं लेने की प्रक्रिया नहीं की गई है, जो इस बात को साबित करती है कि वह सूचना पर्सनल इंफॉर्मेशन में कॉन्फिडेंशियल गोपनीयता में नहीं मानी गई थी। तो ये आपके आधार हो गए। ठीक है, अब आप उसमें जो आगे की चीज जोड़ना है वो आपको क्या जोड़ना है, 19/5 को। 19/5 को जोड़ते हुए आपको वहां पे लिखना है कि जो मेरे द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील के आधार दिए गए हैं, है ना, और जिन कारण से जन सूचना अधिकारी ने सूचना देने से इनकार किया है, उसके ऊपर यह भार है कि वो साबित करे कि उसने जो सूचना नहीं दी है वो उसको नहीं देने का कारण न्यायोचित था। तो आपने जितने आधार दिए हैं उसको गलत ठहराते हुए उसको साबित करने का जो भार होगा वो जन सूचना अधिकारी पर आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या होता है उसके लिए हियरिंग की डेट मांगते हैं। हियरिंग की डेट मांगने से हमारा होता है सबसे ज्यादा नुकसान। हमको कभी भी फर्स्ट अपील में या सेकेंड अपील में हियरिंग की डिमांड नहीं करनी चाहिए। भाई आपको हियरिंग की जरूरत ही क्यों है? सामने वाले के पास आपने किसी लोक प्राधिकरण में आवेदन किया, आवेदन में अनुरोध में आपने जो सूचना चाही वो आपके पास है, उसने मना करने का कारण या रीजन आपको बता दिया, अपना रिस्पॉन्स कर दिया है लेटर में, वो आपके पास है। रिस्पॉन्स करने के जो उसने रिस्पॉन्स किया है वो गलत था, उसको ठहराते हुए आपने अपील कर दी है, आपने अपने उस ग्राउंड्स को वहां पर नोट करवा दिया है, तो अब वो आपने अपना काम कर दिया, वो भी आपके पास है। अब उसको न्यायोचित ठहराना है, वह जांच करने का काम आयोग का या प्रथम अपीलीय अधिकारी का है, वह उस चीज को जांच करेगा। अब अगर आपको लगता है कि इसमें कोई नया तथ्य आ सकता है, भाई आपको लग रहा है कि ऐसी कोई बात है कि आप उसके बावजूद भी आपके मन की तसल्ली नहीं हो रही है ना, पहली बात तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर उस प्रोविजन को हम नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की परिभाषा में मान भी लूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो आपका क्या रिलीफ का एक ग्राउंड क्या हो सकता है? आप ये बोलेंगे कि मुझे सबसे पहले जो है 19/5 में जो न्यायोचित होने का जो आधार जन सूचना अधिकारी द्वारा लिया गया है उसकी प्रति मुझे उपलब्ध करवाई जाए, ताकि उसके आधार पर मैं अपना पक्ष रख सकूं। जब तक मुझे 19/5 के तहत जन सूचना अधिकारी द्वारा यह साबित किया हुआ उसका जवाब या जवाब दावा नहीं दिया गया है, जब तक मुझे सुनवाई में ना बुलाया जाए, और अगर ऐसा कोई जवाब दावा दिया जाता है तो उस जवाब दावा की प्रति मुझे उपलब्ध करवाई जाए, तदुपरांत ही मुझे सुनवाई में बुलाया जाए। यह आपका उसमें प्रार्थना आप ले सकते हैं। हालांकि ये भी कोई जस्टिफाइड प्रार्थना नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मैं तो क्या है थोड़ा सा मॉडरेट कंडीशन पे हूँ, मैं मॉडरेट रहता हूँ, तो मैं उस कंडीशन पर मैं यही बोल रहा हूँ कि ये आप एक भले अपेक्षा कर सकते हैं। इसी तरीके से जो 19/6 है, 19/6 टाइमलाइन की बात करती है। जो टाइमलाइन की बात जो हो रही है कि भाई इतने दिनों में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसकी बातें बता रही है, तो उसमें फर्स्ट अपील को तो लिखा गया है, सेकंड अपील के लिए टाइमलाइन नहीं तय किया गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और कई लोग जो हैं, कई साथी जो हैं, इसी कारण से संविधान में जो मूल प्रति है उसकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आवेदन लगा रहे हैं कि भाई हमें मूल कॉपी दी जाए। उनको ऐसी अपेक्षाएं हैं कि वहां पर वो भी टाइमलाइन दिया हुआ था, सेकंड अपील के लिए भी टाइमलाइन। हालांकि 19/6 में, क्योंकि अगर हम इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देखें कि भाई 19/1 से लेके 4 तक अगर अपील की प्रक्रिया बताई गई है और 19/6 में टाइमलाइन बताया जा रहा है, तो जब 45 दिन फर्स्ट अपील के लिए बताई जा रही है तो 45 दिन ही सेकंड अपील के लिए भी होनी चाहिए। या फिर दूसरा ग्राउंड क्या होगा कि भाई जब 90 दिनों के भीतर में आप वहां पर सेकंड अपील प्रस्तुत करने की बात की जा रही है, तो 90 दिनों के भीतर अगले उसका विनिश्चय सूचना आयोग के द्वारा दिया जाना चाहिए। और किसी भी चीज को देरी से अगर न्याय किया जाए तो उसका आधार खत्म हो जाता है। इन्हीं आधारों को लेकर कई बार कई कोर्टों ने निर्णय दिया है कि 30 दिन, 90 दिन, 45 दिन में अपील का निराकरण करें, लेकिन वो पर्टिकुलर उन्हीं मामलों पर लागू होगा जो कोर्ट के सामने जाके ऐसा आवेदन किए थे डिसीजन पाने के लिए। 19/7 ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। 19/7 हमको ये बता रही है कि यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के
जो विनिश्चय होंगे वो आबद्धकारी होंगे, बाध्यकारी होंगे, बाइंडिंग होंगे। क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर हम सेक्शन 20 to 23 तरफ में भी अगर ध्यान दे तो वहां पर एक चीज लिखा हुआ है, एक चीज जो हम पढ़ने में बात आती है वो ये बात आती है कि कोई भी न्यायालय जो है, जो सूचना आयोग के निर्णय है उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, है ना, उसकी वापस जांच नहीं होगी, चाहे वो निर्णय सही हो चाहे गलत। सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपील जो होंगी वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होगी, और उसके पीछे लॉजिक जो होगा वो 226 और 227 का होगा। 226 और 227 क्या बता रहा है कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, आपके वो राइट का वायलेशन हुआ है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से किसी राइट का वायलेशन हुआ है। उन राइट के जो वायलेशन जो आपके हुए हैं, जो उसका वंचन जो हुआ है, उसको ग्राउंड बनाते हुए आप हाई कोर्ट जाते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ न्याय सही तरीके से नहीं हुआ है, आपके लिए जो न्याय की प्रक्रिया अपनाई गई है वो सही नहीं अपनाई गई है, उस आधार पर आप जाते हैं। अनदर अगर सिर्फ आप इस बात पे जाते कि भाई जो सूचना है इसमें आपको गलत जानकारी दी, आयोग ने आपको न्याय नहीं दिया, ये नहीं है वो नहीं है, सिर्फ इतना बोलकर भर जाने से नहीं चलेगा, आपको फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ना पड़ेगा। और फंडामेंटल राइट के मैटर पर जो आपको न्याय देने के लिए संस्थान है वो सिर्फ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ही है। ये कोई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट या सेशन कोर्ट इस पर आपको कोई सहायता नहीं करने वाले। मैंने देखिए 19-1 से लेके 19-7 तक बहुत जल्दी निपटा दिया, क्योंकि मेरे को मालूम है वो उतना महत्वपूर्ण आप लोग उसको अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन जो 19-8 है, जो हमको समझने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, वह हमें समझने के लिए थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है। 19-8 क्या बोल रहा है? 19-8 बोल रहा है इन इट्स डिसीजन। पहली बात बोला उसने, अपने विनिश्चय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और राज्य केंद्रीय लोक सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, है ना, को निम्नलिखित की सकती है। इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। इन इट्स डिसीजन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस बाय बी हैज टू पावर टू। मतलब अब यहाँ पर जो बात हो रही है, जैसे हमने पहले जब 18-3 की बात की थी तब वो क्या था, जांच करने के दौरान, वाद के विचारण के दौरान। और जब हम 19-8 में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किन शक्तियों की बात हो रही है? विनिश्चय में जो निर्णय जो आयोग लेगा उन निर्णय में उसकी शक्तियां होंगी। ठीक है, उसका क्लॉज ए क्या बोल रहा है? उसका क्लॉज ए बोल रहा है लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई निर्णय आयोग तो ले लेगा, है ना, उन निर्णयों का क्रियान्वयन कैसे कराएगा, उसको क्रियान्वित कराने की शक्तियां कैसे होंगी, ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है। हमेशा हम एक ही सवाल कहते हैं कि भाई ये तो सूचना पे निर्णय ले लिया, हमको सूचना तो मिली नहीं, उसके बाद भी जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं दे रहा है। ऐसे हजारों सवाल और परेशानियां हमारे साथ मौजूद रहते हैं। उसी बात को नीति निर्माताओं ने पहले से जाना हुआ था और उसके लिए उन्होंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा? लोक प्राधिकरण ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है। अब इसका अंग्रेजी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी में ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, ज्यादा मजबूती मिल रही है इसको। वहां पे क्या लिख रहा है? रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू टेक एनी सच स्टेप। मतलब अगर पब्लिक अथॉरिटी के मामलों पे ऐसी आवश्यकता हो कि कोई भी ऐसे सच स्टेप, मतलब सच स्टेप एक बहुत बड़ा लीगल वर्ड है, अगर इसको हम समझें, एनी सच स्टेप का मतलब ऐसी कोई भी प्रयास, ऐसे कोई भी कदम या ऐसे कोई भी स्टेप उठाना, लेना, है ना, जो मे बी नेसेसरी टू सिक्योर कंप्लायंस, मतलब जो भी निर्णय लिया है आयोग ने उसके कंप्लायंस को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इसमें शामिल होंगे। जो प्रावधान होंगे इस एक्ट के, उसके अंतर्गत ये चीज शामिल होगा। अच्छा, शायद मैंने 19-8 का स्क्रीन में आप लोगों के सामने नहीं करके रखा है, इसको आप लोगों के सामने कर दूं, आप लोगों को भी पढ़ने में आएगा। तो फिर से एक बार हल्का से जल्दी से रिपीट कर दूं। यहाँ पे 19-8 में क्या बोल रहा है कि आयोग जो है अपने विनिश्चय में निम्नलिखित शक्तियां होंगी,
क्लॉज ए क्या बोल रहा है कि लोक प्राधिकरण से अपने जो निर्णय है उसको निर्णयों को अनुपालन कराने के लिए वो किसी भी प्रकार के एनी सच स्टेप, किसी भी प्रकार के जो है जो उचित होंगे उसका उपयोग कर सकेगा। और वो शक्तियां क्या होंगी उसके बारे में नीचे क्लॉजेस में बताया हुआ है। सर हाँ थोड़ा जल्दी से बोलिए भैया, मैं एक्चुअली क्लोज करना है फिर। सर मेरा नाम बाबू गौड़ है सर। जी आज मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। अभी मैं आज ही जुड़ा हूँ मैंने एक लिंक जी से। जी मेरे एक समस्या था, वो उसके बारे में मेरे को हल चाहिए था। खाली वो बुरी तरह से एक मैटर में मैं फंसा हुआ है सर। मेरा जो वो सुनिए ना, आप में से पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सर अभी इस मेरे मीटिंग का सेशन क्योंकि ऑनलाइन है, यूट्यूब में ऑनलाइन है, इसलिए अभी इसको आप अलग से अपन बात कर लेंगे। सर उसका नंबर नहीं सर मेरे पास, आपका नंबर प्लीज मेरे मैं डाल दूंगा चैट बॉक्स में। थोड़ी देर रुकिए, मेरे को थोड़ा सा मीटिंग क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1960 में क्या बोल रहे हैं, लोक प्राधिकरण में ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करेगा, कोई भी स्टेप उठा सकेगा जो उसको कंप्लायंस करने के लिए जरूरी होंगे। अब उसमें क्या क्या क्लॉजेस बताई गई, क्लॉज सब क्लॉज क्या दिया है, सब क्लॉज दिया है सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना यदि किसी विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है। कई लोग समझते हैं कि 19(1) या 19(3) की या 19(1) से लेकर 19(4) तक की जितनी भी अपील प्रक्रियाएं होंगी उन अपील प्रक्रियाओं पे ही 19(8) पर जो निर्णय है वो लागू होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं उन सभी साथियों से कि जो 18 में जो शिकायतें ग्रहण की जाएंगी, उस पर जांच की जाएंगी, उसके जो निर्णय होंगे वो निर्णय किस प्रावधान के तहत लिए जाएंगे। उन निर्णयों को शक्ति, तो ये बात हम समझ रहे हैं कि उनके पास सिविल प्रोसीजर के तहत शक्तियां है, मतलब एक अनलिमिटेड पावर है जहां पर मामलों को देखते हुए किसी भी तरीके के विनिश्चय वो ले सकती है। लेकिन उस विनिश्चय का सीधा संबंध आपको जो है 19(8)(a) के सब क्लॉजेस में मिलता है, क्योंकि सब क्लॉजेस 1 में क्या लिखा हुआ है, सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना यदि किसी विशिष्ट प्रारूप में भी ऐसा अनुरोध किया गया है। अब विशिष्ट प्रारूप की बात कहाँ मिलती है, सेक्शन 7(9) में, ठीक है। अगर 7(9) की प्रारूप है या फिर सेक्शन 4 का जो अपेक्षाएं हैं, है ना, तो इसमें कोई सूचना अगर इन प्रारूपों के हिसाब से मिलनी है तो ये सेक्शन 8 और 9 का जो है कंडीशन नहीं था, तो उसको इसमें जुड़ा हुआ है, जो इस बात का सीधा प्रमाण है कि सब क्लॉज 1 किस लिए है, सब क्लॉज 1 में किस तरीके के रिलीफ वहां पर वो कर रहा है। अब वो सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, वो किसी भी तरीके की सूचना अगर उसको लग रहा है तो वो उपलब्ध, ये नहीं बोल सकता। अब आयोग के निर्णय के बाद कोई जन सूचना अधिकारी अगर बनाकर भी देना होगा तो वो बनाकर भी दिलवा सकता है, आयोग के पास इस चीज की शक्ति है। सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त कराना। अब आप बताइए कि अपील में 19(1) में आपका ऐसा कौन सा ग्राउंड था जिसके तहत में आप किसी अपॉइंट करने वाली बात आ रही थी। ये बात तो आ रही थी शिकायत के अंदर में, शिकायत का जो 18(1) का जो क्लॉज ए था उसके अंदर में बात आ रही थी जन सूचना अधिकारियों के अपॉइंटमेंट की, तो उसका हल कहाँ पे बताया हुआ है 19(8) में। तो यह भी इस बात को लिखित करता है, इस चीज का साबित करता है कि भाई चाहे मामला शिकायत का हो चाहे अपील का हो, है ना, सारे जो आदेश होंगे विनिश्चय होंगे वो 19(8) के अंदर में होंगे। और इस चीज के ये सीधे सीधे प्रमाण है और सीधे सीधे इनमें जो प्रक्रिया बताई हुई है विनिश्चय की वो एकदम क्लियरिफाई करते हुए चल रहे हैं। थर्ड सब क्लॉज क्या है, कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित कराना बाय पब्लिशिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन और कैटेगराइज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब एक तो सूचनाओं का प्रवर्गीकरण की बात कह रहा है, दूसरा जो है उसकी पब्लिशिंग की बात कह रहा है। पब्लिशिंग की बात सभी सूचनाओं के लिए नहीं कह रहा है, पब्लिशिंग की बात कह रहा है सर्टेन इंफॉर्मेशन की, है ना, कुछ जो जरूरी जो सूचनाएं होंगी उसकी बात कह रहा है। तो अब ये जो सूचनाएं होंगी वो किस अपेक्षाओं में हो सकती हैं, सेक्शन 4 के जो स्वप्रकटीकरण की है उसमें भी हो सकती हैं, या कुछ सूचनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसका लोकहित में व्यापक संबंध हो और उसको जो है प्रकाशित कराना जरूरी हो। सूचना के प्रवर्गों की बात कहाँ की जा रही है, सूचना के प्रवर्गों की बात इंडिकेट कर रही है सेक्शन 4(1)(b) के क्लॉज 6 के अंदर में, जहां पे प्रवर्गों का विवरण इनको देना था, प्रवर्गों के विवरण के अभाव में
जो नागरिक हैं उनको यही नहीं पता रहता है कि कौन सी सूचना उसको मिल सकती है, क्या क्या सूचनाएं धारित हैं लोक प्राधिकरण के अंतर्गत, है ना। अपने कार्यों को करने के लिए वो किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स का, कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं जो 41B के सब क्लॉज 5 में मिलता है। तो इन सब चीजों को प्रकटन की बात की गई है। अब 19 सेक्शन 19(8) के क्लॉज ए के सब क्लॉज 4 में क्या बोल रहा है, अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों को आवश्यक परिवर्तन करना by making necessary changes to its practice is relating to maintenance, management and destruction of records। तो यहाँ पर सूचना आयोग अगर कोई लोक प्राधिकारी ये बोलता है कि भाई हम तो 6 महीने ये डॉक्यूमेंट रखते हैं, 1 साल ही रखते हैं, इस चीजों का हमारा डॉक्यूमेंट का उपयोग नहीं होता है, इसका कोई वो नहीं होता है, कोई कहानी है, 50 तो कहानी वो अगर बोल रहे हैं तो वो उन कहानियों को मानने के लिए लोक सूचना आयोग जो है, सूचना आयोग जो है जिम्मेदार नहीं। वो सीधा क्या बोलेगा कि आप इस तरीके से करिए, आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार सूचना आयोग को ठहराया गया है। और जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स किसी पब्लिक अथॉरिटी में अवेलेबल हैं, वो अगर अपनी किसी प्रक्रिया या नियम के अनुसार अगर किसी दस्तावेजों को कितने समय रखना है, कैसे रखना है, इसका निर्णय लेते हैं, तो उसमें परिवर्तन कराने का अधिकार सूचना आयोग के पास है, जिसका पावर उसको इस सब क्लॉज 4 से मिलता है। सब क्लॉज 5 अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना। ठीक है, जितने भी उपाय हैं ये सूचना आयोग नहीं कर रहा है, ये सूचना आयोग जो है लोक प्राधिकरणों के जरिए से करवा रहा है। और उसको जो है ऐसे किसी भी स्टेप्स को लेने के लिए या अनुपालन कराने के लिए, कंप्लायंस के लिए जो जरूरी समझ में आएगा, वो अपने निर्देश में उन सारी बातों को लिख रहा है। तो वो इस बात की भी अपेक्षा कर रहा है कि लोक प्राधिकरणों से कि वो अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाए। ठीक है, ताकि उन लोग ये एक्ट नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये भूल हो गई, वो भूल हो गई, इस कारण से नहीं रख पाया, उस कारण से नहीं रख पाया, बोलने के कारण उनके पास ना रहे। फिर जो है क्लॉज 6, सब क्लॉज 6 में क्या बोल रहा है, धारा 4 की उपधारा 1 के खंड ख के अनुसरण में एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करवाना। मतलब यहाँ पे जो स्वप्रकटीकरण की बात है, उसको यहाँ पे बोल दिया कि वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा अपने विनिश्चय में। और ये इस बात के लिए भी आपका लागू होता है कि हर निर्णयों के समय केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को इस सब क्लॉज को तो देखना ही चाहिए। उसको हर समय इस चीज की जांच, मॉनिटरिंग करते रहने चाहिए कि लोक प्राधिकरणों ने अपना स्वप्रकटीकरण 41B के तहत किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अब सेक्शन 19(8) के क्लॉज बी में लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा करना। ये जो है हम इस्तेमाल कम करते हैं, हमको इसका इस्तेमाल बढ़ाना है। देखिए, यहाँ पर 2 बड़ी परेशानियां जो लोगों के सामने थी, तो वो परेशानियों पे एक चीज की स्पष्टता हम लोग कर चुके हैं कि 19(8) चाहे अपील की प्रक्रिया चल रही हो, चाहे शिकायत की प्रक्रिया चल रही हो, उस पर लागू होता है। और 19(8) में अगर ये बात कही गई है कि शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति मिलेगी, तो शिकायतकर्ता जो है सेक्शन 18(1) के अंतर्गत बातों को रखने और शिकायत करने वाला व्यक्ति शिकायतकर्ता कहलाता है। तो ऐसे शिकायतकर्ता को जो है क्षतिपूर्ति का अधिकार इसमें दिया गया है। आप चाहें, देखिए एक प्रैक्टिस में चल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्ट की उसकी बोल रहा हूँ। लोग अपील में भी क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं, शिकायत में भी क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। और क्षतिपूर्ति की मांग करना ज्यादा आपका पावरफुल राइट है, क्योंकि अगर आप किसी को बोलते हो कि इसके ऊपर शास्ति लगाई जाए, पेनल्टी लगाई जाए, वो आपका पावरफुल राइट नहीं है ना। आप अपेक्षा कर सकते हो कि जो सूचना आयोग है वो कानून के अनुसार उनके ऊपर पेनल्टी लगाए, लेकिन ये आपकी प्रार्थना नहीं हो सकती, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ऐसा करने से कोई लोकहित होने वाला है या ऐसा करने से आप दखल अंदाजी करने का आपको राइट मिल जा रहा है। ये सूचना आयोग की शक्तियां हैं, 20 की जो पावर्स हैं, वो सूचना आयोग का पावर से कि वो पेनल्टी लगाए, और उनको लगाना चाहिए। आप सूचना आयोग के खिलाफ जा सकते हैं रिट लेके कि भाई वो इस तरीके की चीजें
नहीं कर रहे हैं जो एक्ट में प्रावधानित है। ठीक है, आप सूचना आयुक्तों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं राज्यपाल को कि भाई वो इस एक्ट की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वह आपका प्रार्थना का रिलीफ नहीं है। आपकी प्रार्थना का रिलीफ, जो स्ट्रॉन्ग रिलीफ है, वो है क्षतिपूर्ति, और आपको वहां पे ये साबित करना होगा कि आपको कोई क्षति हुई है। जैसे हम कंज्यूमर फोरम में हम साबित करते हैं ना कि हमको ये क्षति हुई है, हमारे इतने पैसे खर्च हुए हैं, और ये जो है खर्च करने के बाद जो है ये सेवाएं नहीं मिलने के कारण से मेरे को ये नुकसान हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे उन सेवाओं के बदले में आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि आपको ये सूचना नहीं मिलने से ये नुकसान हुआ है। पहले तो आपने सूचना लेने के लिए इतने पैसे आपके खर्च हो गए हैं, ठीक है, ये आपके पैसे खर्च हुए हैं, उसकी मांग आप कर रहे हैं। दूसरी मांग क्या कर रहे हैं, आपका समय का नुकसान हो रहा है, उसके लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, आप उसकी मांग कर रहे हैं। अगर पीआईओ ने समय पर ही कानून की पालना करते हुए आपको सूचना दे दी होती तो आपका समय, धन, ये सब की नुकसान नहीं हुई रहती। तीसरी बात क्या हो रही है कि ये सूचना अगर मिल गई होती तो मुझे जो है पीडीएस में मुफ्त का अनाज मिलना शुरू हो गया रहता। मेरे को अगर ये सूचना मिल गई होती तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो गया रहता। आपको अगर सूचना मिल गई रहती तो आपको फ्री में इलाज मिलना शुरू हो गया रहता। अगर ये सूचना मिल गई होती तो आपके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलना शुरू हो गया रहता, जो नहीं मिल पाया, जिस कारण से आपकी ये क्षति हुई, आपको वहां दर्शाना पड़ेगा। और अगर आप उस क्षति को दर्शा पाते हैं, उसकी वैल्यू को आप बता पाते हैं, तो वो क्षतिपूर्ति आप ले पाएंगे। और क्षतिपूर्ति के लिए और बेहतर समझना है तो मोटर व्हीकल एक्ट को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके जरिए से आप क्षति और उस क्षति के नुकसान की पूर्ति के बारे में और बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, सी, अब बात आ रही है सी की, क्लॉज सी की, जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरूपित करने का जो विनिश्चय, क्योंकि यहाँ पे क्या बात लिए थे हमने, विनिश्चय में जो शक्तियां होंगी, किसकी शक्तियां होंगी, सूचना आयोग की। तो विनिश्चय में उसकी ये भी शक्तियां हैं कि वो आपको क्षतिपूर्ति भी दिलाए, आपको सूचना भी दिलाए, और अगर गलत लग रहा है सूचना अधिकारी, उसने नियमों की अवहेलना की है, तो उसके ऊपर शास्ति भी लगाए। और डी, अगर आपने जो अपील या शिकायत की है उसको खारिज भी कर सकता है अगर आपने रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं दिया है या एक्ट की कोई उपेक्षा नहीं होना सूचना आयोग पा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद है 19(9). 19(9) बोलता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, फिर से थोड़ा सा जाग जाइए। यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायत करता है, यहां से फिर से शिकायतकर्ता की बात आई है, और लोक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय के अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा। ठीक है, जो भी निर्णय शिकायत, यहाँ पे अपील के निर्णय पे बात नहीं की है, क्यों? क्योंकि अपील के मामले में कोई भी कोर्ट नहीं सुन सकता, इस बात को हम लोग पहले भी जान चुके हैं, कहीं पे भी मामला नहीं जा सकता। लेकिन शिकायत के मामले में, अगर शिकायत के मामले में जो विनिश्चय लोक सूचना आयोग ने लिया है, सॉरी, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग ने जो विनिश्चय लिया है, उसमें अगर अपील का कोई आधार बनता है तो उसकी सूचना देगा। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के मामले में रमेश सुथार जी को एक वो मिला, शायद उन्होंने शिकायत ही की थी, और शिकायत में उनको क्या बोला कि 226 या 227 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरी जो प्रचलन में व्यवस्थाएं मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि कई बार जो है शिकायत के दौरान पर, अब मान लो आपने आवेदन तो कर ही नहीं पाया था, अब आप आवेदन वहां पे करना नहीं कर पाए, इस कारण से आप सूचना से वंचित है, तो आयोग चाहे तो आपको सीधे सूचना दिलवा सकता है 19(8) के क्लॉज ए के 1 में, और अगर वो चाहे तो बोल सकता है कि भाई सूचना आप दिलवा दें, और उसके बाद भी कोई अपील का आधार आपका रह जाता है तो उसका भी अपील का आधार वो दे सकता है। तो वो राइट्स कहाँ पर जनरेट होंगे, शिकायत के मामलों में। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के वहां पे शिकायतकर्ता वर्ड आया है। 19(10) जो है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया से अनुसार करने के लिए जो विहित की जाए, मतलब जो प्रक्रिया होंगी उसको इजियर और क्लेरिफाई करने के लिए 19(10) के तहत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 20 जो है पेनल्टी का इशूज है। 20 के अंदर में मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो 20 के अंदर में जो कारण बताओ नोटिस जारी होता है आदेश के बाद, ये गलत होता है। अगर आप अपील के मामले में चल रहे हैं,
तो अपील के मामले में 19(5) की प्रक्रिया पहले ही हो जाती है और आयोग इस 19(5) की प्रक्रिया को नहीं करता है। इस कारण से जो 20(1) और 20(2) में जो कारण बताओ नोटिस या उसमें उसको अपने बात को पक्ष को रखने का मौका दिए जाने की जितनी भी बात आती है वो बेतुकी बात, ठीक है। शिकायत के मामलों में भी जब जांच हो रही है तो समन करके आयोग बुला रहा है, तो उसमें भी ये बेतुकी बात है क्योंकि उसने अपने पक्षों को रख दिया है ना। अगर उसको लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर उसको लग रहा है कि कुछ उसके साथ गलत हो रहा है और वहां पे कोई बात उसमें विनिश्चय में छूटी हुई है, तो विनिश्चय की प्रक्रियाओं में वो बात ली जा सकती है। अब मान ले कि कोर्ट ने बुलाया ही नहीं है, उसको प्रेजेंट ही नहीं किया और सीधा जो है आपके आवेदन या शिकायत को लिया या अपील को लिया और उस पर सीधा रिस्पांस मंगा के अगर निर्णय ले रहा है, तो उस कंडीशंस में 20 में यह युक्ति युक्त अवसर देने का आधार बन जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपील कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, अगर आपके पास जिसके विरुद्ध आप शिकायत कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं उसका अगर नाम वगैरह की पूरी डिटेल अगर आपने दे दी है शुरुआत तौर पर ही, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए कि कोई और आए, क्योंकि समन जो है उस व्यक्ति के लिए होगा जिस व्यक्ति ने आपको सूचना देने से मना किया। अब मान लो उसका वो विभाग चेंज हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है या उसका ब्रांच बदल चुका है, तो भी जिम्मेदार तो वही था जिसने आपको देने से इनकार किया था। जो नया एग्जिस्टिंग ऑफिसर बैठा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 20(1) और 20(2) में जो सबसे बड़ा अंतर है, 20(1) इसलिए है कि कोई जन सूचना अधिकारी ने इस नियमों की अवहेलना की है बेलाफाइड तरीके से, और 20(2) क्या है कि वो आदतन वैसा कर रहा है। जो सबसे बड़ा अंतर है 20(1) और 20(2) में, अगर कोई आदतन ही लगातार कर रहा है तो वो उसके लोक प्राधिकारी को, है ना, उसके ऊपर राज्य में जो लागू सेवा नियम होंगे उसके अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश भी करेगा। यही बात सेक्शन 20 में मौजूद है और इस तरीके से जो है हम लोग अभी चैप्टर 5 को क्लोज कर रहे हैं। मीटिंग आप जो है मोरिया जी, आप चाहें तो उसको अब क्लोज कर दीजिए, अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।